हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर। हमारा जो मॉडल पेपर है वो है मॉडल पेपर नंबर 4। कल हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बचे हुए जो 65 क्वेश्चन हैं उन्हें हमें आज डिस्कस करना है। कल मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाया था, तो आपसे कहा था कि लगभग मैंने आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे थे। अगर आप एक लोग भी कमेंट करते तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आई थिंक मैंने पूछे थे और आपसे ये भी कहा था कि मुझे 60 कमेंट चाहिए ही चाहिए। 60 तो छोड़िए, आप लोग तो 40 तक भी नहीं पहुँच पाए। ये बहुत गलत बात है ना? आप नींद से जाग जाइए, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है। आपको रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जवाब देना है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी एक ब्रांच के तो होते नहीं हैं, क्योंकि जब हम मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं और ये जो आपका चौथा वाला मॉडल पेपर है ना, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर एक ब्रांच को टच कर रहा है। क्योंकि जो आपका पीवाईक्यू था, यानी कि 2021 का जो आपका टीजीटी का पेपर था, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने निकाल लिए हैं। लेकिन मैंने पीवाईक्यू कोई नहीं इंक्लूड किया है। कल की क्लास में आपके अदर एग्ज़ाम के ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपके अदर एग्ज़ाम के थे। बाकी के जो आपके 40 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जो आपका लास्ट टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, वहीं से निकाले हुए क्वेश्चन थे। और आज की क्लास में तो टोटल आपके वही पीवाईक्यू से ही लिए गए क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि कल की क्लास आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू पर ही बेस्ड क्वेश्चन हैं। कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। 2021 का अगर आपने पेपर सॉल्व किया है, अच्छे से चीज़ों को समझा है, तो आज का पेपर भी आप अच्छे से कर पाएँगे, यानी कि जो हमने 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम। एक हमने एक पार्ट कल किया था, एक पार्ट आज किया, यानी कि कर रहे हैं, अभी किया नहीं है। तो जो हमारे आज 65 क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ से अगर मैं 10 क्वेश्चन पूछूँ, तो मुझे दसों का कमेंट मिलना चाहिए। इतना तो मैं आपसे डिमांड कर ही सकती हूँ कि आप मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दे दीजिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको आ नहीं रहा होगा। क्योंकि हमने जब भी अपनी थियरी की क्लास ली थी, तो जब भी आपकी थियरी की क्लास हुई थी, हम आपको बताते चल रहे थे कि ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका लास्ट टाइम का पीवाईक्यू है। हर एक पॉइंट को आपको साथ ही साथ बताते हुए हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसे हमें ऐड करना चाहिए अपने नोट्स में, तो आप ज़रूर कर रहे होंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। जो लोग नोट्स वग़ैरह बनाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जो सिर्फ़ सुनते हैं, निकल जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ सुनने से ही आपको चीज़ें नहीं याद हो जाएँगी। अगर आप चीज़ों को लिखते हैं, सुनते हैं, खुद से चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, तो ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती हैं। और वैसे भी आपने ओपी दहामा की प्रतिधारण क्षमता देखी ही होगी, है ना? कि कोई व्यक्ति पढ़कर कितना याद रख सकता है, सुनकर कितना याद रख सकता है, देखकर कितना याद रख सकता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा हमारा 61 से। हमने कहाँ तक कर लिया था? तो हमने आई थिंक कर लिया था 60 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। उसी के आगे आज हम डिस्कस करते हैं, कहाँ पर? 61 से। तो ये रहा हमारा 58, 59, 60। लास्ट टाइम हमारा मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि ग्रास यूंग कैंडल ने समय को बताया है, तो आपने बताया कि मानवीय संसाधन बताया है। उसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है कि निकिल और डॉर्सी ने समय को क्या बताया है। जैसे आपको पता है कि जो हमारा पारिवारिक संसाधन है, उसको हमने 2 वर्गों में बाँटा है। एक को हमने कहा मानवीय और एक को कहा अमानवीय। और ये जो वर्गीकरण किया गया था, वो ग्रास कैंडल
और निकिल डॉर्सी, इन दोनों के द्वारा किया गया था। दोनों ने ही जो पारिवारिक संसाधन है उसको 2 वर्गों में बाँटा, मानवीय और अमानवीय। मानवीय में उन चीज़ों को रखा जो मानव के अंदर में निहित होता है, जिसे ना कोई छू सकता है, ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई देख सकता है। लेकिन अमानवीय संसाधन में हमने उन संसाधनों को रखा जिसको कोई भी छू सकता है, देख सकता है, चुरा सकता है, ठीक? तो लेकिन अगर दोनों ने एक ही जैसा बताया है, तो कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा और ये मान्य नहीं होगा। तो दोनों में डिफ़रेंस क्या आया इसी समय को लेकर। एक ने समय को मानवीय बोल दिया, तो दूसरे ने अमानवीय बोल दिया। जब बात आई निकिल और डॉर्सी के, तो इन्होंने समय को अमानवीय माना था, जबकि आपने कल वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय माना था। ठीक? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे तो इसीलिए क्वेश्चन को उठाया गया है। बाकी आपको पता है कि जब हम सार्वजनिक संसाधन की बात करते हैं तो ऐसे संसाधन जिसका हर कोई उपयोग करता है, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, रेल हो गया, बसेस हो गए, आपके चिकित्सा हो गया, ये सारी सुविधाएं हर कोई लेता है, पुस्तकालय हो गया, तो ये सार्वजनिक होता है, ठीक? एक आपका व्यक्तिगत आ जाता है इसी में। व्यक्तिगत जिसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित में से अमीनो एसिड है कौन? क्या लाइसिन है, आवश्यक अमीनो एसिड? क्या थ्रियोनिन है? क्या वैलिन है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि ये हमारे सारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? तो 20 हैं। 10 हमारे आवश्यक हैं और 10 हमारे अनावश्यक। अब अनावश्यक का मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अनावश्यक का मतलब ये होता है कि ये हमारे शरीर में बनते हैं अमीनो एसिड, लेकिन जो आवश्यक होता है, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये हमारे शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं या बनते नहीं हैं। तो जब हम बात करते हैं लाइसिन, थ्रियोनिन, वैलिन, तो ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड होते हैं, ये आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। बाकी हमने आपको लिस्ट पूरी बनवाई थी, 10 हमारे आवश्यक थे और 10 हमारे अनावश्यक थे, जिनको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा है, पेचिश है, अतिसार है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपसे पिछली बार पूछा गया था कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो आपने बताया था, ऑप्शन था आपका दूषित जल, दूषित भोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन था। तो आपने बताया था कि दूषित जल के द्वारा। हालाँकि हम जानते हैं कि दूषित भोजन, दूषित जल इनसे होता है, लेकिन जो राइट आंसर आपका माना गया वो सिर्फ़ जल को माना गया था, क्योंकि उन्होंने अलग से ऑप्शन दे रखा था। तो जब हम बात करते हैं जल द्वारा रोग की, तो हम 4 प्रकार के रोग पढ़ते हैं। एक हमारा है हैजा, एक हमारा पेचिश, एक हमारा अतिसार है और चौथा कौन-सा है ज़रा हमें बता दीजिए। जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं तो जल से होने वाले, अशुद्ध जल से होने वाले रोगों में 4 रोगों की चर्चा करते हैं। एक तो आपका हैजा है, एक आपका पेचिश है, एक आपका अतिसार है। 3 तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। चौथा हम कौन-सा पढ़ते हैं, ज़रा एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। हैजा तेज़ी से फैलता है, कहाँ पर? भीड़-भाड़ वाले स्थान पर, तीर्थ स्थल पर, युद्ध क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि जो हैजा होता है, ये भीड़-भाड़ वाले स्थान। अब भीड़-भाड़ वाला स्थान कहाँ होता है? जैसे तीर्थ स्थल हो गया, मेला हो गया, युद्ध का क्षेत्र हो गया। तो इन सभी जगहों पर जो हैजा होता है, वो तीव्र गति से फैलता है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी जगहों पर हैजा तीव्र गति से फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये मत कहना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन वो उठाए गए हैं आपके, जो आपके लास्ट टाइम, मतलब यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू नहीं करवा रही हूँ, बस जो पीवाईक्यू था आपका, यानी कि जो लास्ट 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, वहीं से क्वेश्चन आपके निकाल के करवा रही हूँ, ठीक? चलिए,
हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हरलॉक का नाम आपने सुना होगा। तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक है? क्या जन्म से 2 वर्ष है, जन्म से 2 सप्ताह है, जन्म से 5 वर्ष है या फिर जन्म से 3 वर्ष है? तो आप कहेंगे कि जो शैशवावस्था होती है, हरलॉक के अकॉर्डिंग अलग-अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अवस्थाओं का वर्गीकरण अलग-अलग किया है। जब हम बात करते हैं हरलॉक की, तो इन्होंने तो शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह बताया है। लेकिन अगर वहीं हम किसकी बात करें, जीन पियाजे की, तो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएँ बताई थी। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था को 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष बताया था, जिसको उन्होंने शैशवावस्था का नाम दिया था। ठीक? इन्होंने जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएँ बताई। फ्रायड ने 5 अवस्थाएँ बताई, एरिक्सन ने 8 अवस्थाएँ बताई थी और इन इन तीनों को जिनका नाम हमने बताया, इनको तो गलती से भी छोड़कर मत जाइएगा, अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाइएगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं आप अगर, तो आपके पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, आपके सिगमंड फ्रायड हो गए, एरिक्सन हो गए, वेंड्यूरा हो गए, ब्रूनर हो गए, साथ ही साथ आपके स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, इन सब को आप 2-4 नाम और होंगे आपको, हमने थ्योरी करवाई है सबकी। इन सब को गलती से भी छोड़कर मत जाइएगा, पढ़ के ज़रूर जाइएगा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हर लेवल यहाँ तक कि टेट, सीटेट से आप ले लीजिए, वहाँ से भी ये पहुँच जाते हैं, हर जगह। तो एक बार इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चॉम्स्की हो गए आपके, वाइगोत्स्की हो गए आपके, इन सब को हमें पढ़कर जाना है और अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप चैनल पर जाएँगे, सीडी का पोर्शन खोलेंगे यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के पोर्शन को खोलेंगे, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे मिल जाएँगे। हमने सब के बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 पर। जन्म से 30 मिनट का समय कहलाता है क्या? नियोनेट, पार्ट्यूनेट, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था? अगर हम बात कर रहे हैं जन्म से 30 मिनट की अवस्था, तो जन्म से जो 30 मिनट की अवस्था होती है, वो आपकी पार्ट्यूनेट कहलाती है। जबकि हम जन्म से 30 दिन की अगर बात करते हैं, तो वो आपका नियोनेट अवस्था कहलाती है। ठीक? तो नियोनेट, पार्ट्यूनेट ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पर। भोजन पकाने की उबालना विधि में तापमान होता है और यही क्वेश्चन आपसे खदकाना पूछा गया था। ठीक? तो खदकाने की जगह मैंने उबालना यहाँ पर ले लिया है। तो जब बात करते हैं भोजन पकाने की उबालना विधि में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रहता है? क्या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो आप कहेंगे जो उबालना विधि है, उबालना विधि में जो हम टेम्परेचर रखते हैं, वो कितना रखते हैं? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। ठीक? ज़रा ये बताएँगे आप हमें कि अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में लिखें, तो कितना होगा? हमने आपको चीज़ें लिखवाई हैं, अगर नहीं याद आ रहा है, तो एक बार जाकर आप जो चैनल पर न्यूट्रिशन साइंस का फ़ोल्डर बना है, उस फ़ोल्डर में जाएँगे, कुकिंग मेथड खोलेंगे, वहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक? चलिए, थोड़ी-सी मेहनत आप भी किया करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई? फ्रांस से हुई, ब्रिटेन से हुई, जर्मन से हुई या फिर अमेरिका से हुई? तो आपका क्वेश्चन था 8-8 की अवधारणा। 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे मनोरंजन। ठीक? तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य की जो अवधारणा है, वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे ये शुरू हुई थी ब्रिटेन से। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग में शामिल नहीं है। आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक रंग बनते हैं कैसे?
तो आपने बताया था कि जब 2 द्वितीयक रंग मिलते हैं तब जब 2 प्राथमिक रंग मिलते हैं तब आपका सेकेंडरी रंग बनता है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक रंग में कौन शामिल नहीं है। लाल नहीं है, हरा नहीं है, पीला नहीं है या फिर नीला नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा लाल, पीला, नीला यही तो हमारे प्राथमिक रंग हैं, लेकिन हरा हमारा प्राथमिक रंग में नहीं आता है। आपको याद हो तो हमने पोस्टर के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा एक गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री होता है। पोस्टर में हम किन रंगों का उपयोग करते हैं? तो आप कहते हैं कि हम 3 से 4 रंगों का उपयोग करते हैं और हम प्राथमिक रंगों का उपयोग करते हैं यानी कि चटक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है? हरा है, नीला है, बैंगनी है, नारंगी है। तो आप कहेंगे कि प्राथमिक रंग में हमारा सिर्फ और सिर्फ नीला आ जाता है, बाकी सारे के सारे तो हमारे हरे, नारंगी, बैंगनी होते हैं। ठीक? ये जो आपका हरा है, जो आपका नारंगी है, बैंगनी है, ज़रा आप बताएँगे कि ये द्वितीय श्रेणी का रंग है या फिर तृतीय श्रेणी का रंग है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने रंग के टॉपिक को पढ़ा है, तो आप डेफ़िनेटली बता सकेंगे। ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 71 पर। कार्य सरलीकरण, यहाँ पर सारणीकरण हो गया है। कार्य सरलीकरण के पेन पेंसिल टेक्निक में शामिल है। आपको पता है कि जो कार्य सरलीकरण है, इसको हमने 2 प्रकार से बाँटा है। एक हमने पेन पेंसिल टेक्निक देखा है और एक हमने औपचारिक टेक्निक यानी कि जिसे हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, बाँटा है। प्रयोगशाला विधि जिसमें आपने बताना है, जिसमें आपका जैसे पेन पेंसिल की अगर हम बात करें तो 4 पेन पेंसिल में आते हैं और 4 ही आपके आ जाते हैं औपचारिक टेक्निक यानी कि जो आपका प्रयोगशाला विधि है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेन पेंसिल में शामिल है माइक्रो मोशन, प्रोसेस चार्ट, मेमो मोशन चार्ट या फिर स्टॉपवॉच। तो आप कहेंगे माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच ये आपके आ जाते हैं फॉर्मल में, यानी कि औपचारिक टेक्निक में आ जाते हैं। लेकिन प्रोसेस चार्ट जो होता है आपका, ये किस में आता है? तो प्रोसेस चार्ट जो है आपका, ये आपका आ जाता है पेन पेंसिल में और यही हमको बताना था कि कौन-सा पेन पेंसिल में आता है। जब हमने बात की कार्य सरलीकरण के औपचारिक टेक्निक की, तो उसमें तो हमें 4 देखने को मिलते हैं। एक माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच और चौथा आपका होता है साइक्लोग्राफ। यही 4 आपको देखने को मिलते हैं औपचारिक टेक्निक में, जिसे हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। आप इसका उपयोग घर पर नहीं कर पाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसी से संबंधित है जो आपका कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण के औपचारिक तकनीक में शामिल है ऑपरेशन चार्ट, साइक्लोग्राफ, मल्टीमैन चार्ट या फिर पाथवे चार्ट। तो आप कहेंगे ऑपरेशन चार्ट हुआ, मल्टीमैन चार्ट हुआ, प्रोसेस चार्ट हुआ या फिर पाथवे चार्ट हुआ। ये चारों तो हमारे पेन पेंसिल टेक्निक हैं। ये जो हमारा साइक्लोग्राफ होता है यही हमारा औपचारिक तकनीक में आता है। पूछा जाता है आपसे कि ये नकली किचन या जो है कह सकते हैं कि तख़्त पर किचन किसमें बनाया जाता है? तो ये जो आपका पाथवे चार्ट है इसी पर हम आर्टिफ़िशियल किचन बनाते हैं। ये आपके गिलवर्थ के द्वारा दिया गया था। इसमें हम पिन और धागे का उपयोग करते हैं। ये सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो। कौन-कौन से प्रतीक का उपयोग किया जाता है, किस प्रतीक का क्या मतलब होता है, आपके किस चार्ट में कौन से प्रतीक का इस्तेमाल होता है, कितने प्रतीक का इस्तेमाल होता है, हर प्रतीक क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा डाले हैं। ठीक? उम्मीद है कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, ईमानदारी से जुड़े हैं, ईमानदारी से अगर आप जुड़े हैं, क्लास ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं है। जो छूटी हुई चीज़ें होती हैं, उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो चीज़ें थियरी में छूट जाती हैं, उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर अप कर लेते हैं। ठीक?
चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सर्वाधिक बाल मृत्यु दर है कहाँ पर? केरल में है, गुजरात में है, बिहार में है या फिर मद्रास में है? तो जब हम सर्वाधिक बाल मृत्यु दर की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में, और सबसे कम की बात करें तो केरला में। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला साक्षरता पूर्ण साक्षर राज्य कौन-सा है? ज़रा एक बार कमेंट करके बताना। ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो कल की क्लास में हम इस चीज़ को बताएँगे आपको। लेकिन आज आप अपने बिहाफ़ पे थोड़ा-सा मेहनत कर लीजिएगा, और ये अभी हाल-फिलहाल में यही कोई 2-3 दिन पहले ही आपका जारी हुआ है, पता चला है कि भारत का आपका कौन-सा ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, ठीक? बाकी अगर हम बात करें सर्वाधिक बाल मृत्यु दर की, तो वो बिहार में होता है और सबसे कम केरल में। सबसे कम बाल मृत्यु दर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अभी-अभी हमने आपको बताया कि केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम बाल मृत्यु दर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रसार शिक्षण चरण में सबसे अंतिम चरण है, संतोष है, अभिरुचि है, मूल्यांकन है या फिर क्रिया है? आपने प्रसार शिक्षण के 8 चरण पढ़े हैं, और आठों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी जिसको आपको ध्यान रखना है। वो मैंने आपको पहले भी बताया और करवाया भी है। वो ट्रिक मेरा बनाया हुआ नहीं है। वो ट्रिक आपके बुक में दी गई है और आपसे पूछी जाती है, ठीक? तो उसको ध्यान रखेंगे। जब हम बात करते हैं अंतिम चरण की, तो उसमें आपका क्या आ जाता है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आ जाता है, ठीक? तो आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण चरण में अंतिम चरण कौन-सा है? तो वो आपका मूल्यांकन आ जाता है। ज़रा आप हमें ये बता सकते हैं कि जो आपके प्रसार शिक्षण चरण है, आठों चरण, उनमें पहला चरण कौन-सा है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। वही क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण चरण का क्रम है AIDC के यस SAE। अगर आपको याद हो तो एड कैश हमने पढ़ा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत तो आपका कुछ न कुछ अंतर है। अंतर क्या है? ये ऊपर वाला आपका, ये दोनों तो सेम ही सेम है। बाकी इसमें डिफ़रेंस है, इन दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं है। ये बाय मिस्टेक एक जैसा हो गया, बट कोई नहीं, जो हमारा राइट आंसर है, हम उस पर चर्चा करते हैं। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला, ऐड कैश, ये आपका सही है। यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सैटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन, यही आपके 8 चरण हैं। इनको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक? पहले ए का क्या मतलब है? अटेंशन। दूसरे ए का क्या मतलब है? एक्शन, ठीक? सबसे अंतिम चरण कौन-सा है? अच्छा, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर सैटिस्फैक्शन जो है ये आपका लास्ट सेकंड होता है, लेकिन कभी-कभी ये मूल्यांकन ना देकर हम संतुष्टि को ही, अर्थात सैटिस्फैक्शन को ही हम लास्ट मान लेते हैं, ठीक? और ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है। सबसे मज़े की बात क्या है पता है? उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया रहता है, तो ऐसे में हमारे लिए समस्या हो जाती है, ठीक? लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे एक बार कोई पीवाईक्यू पूछा था, उसमें सैटिस्फैक्शन को आपका सही माना था लास्ट में, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ई जो है आपका, यानी कि इवैल्यूएशन जो है ये लास्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मांडला का संबंध है कहाँ से? महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से है? तो आप कहेंगे कि जो मांडला है, मांडला का संबंध राजस्थान से होता है, ठीक? अगर महाराष्ट्र की भी बात की जाए, तो बर्ली आर्ट का संबंध कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। गुजरात का जब हम नाम लेते हैं, तो सबसे पहले गुजरात की पटोला ही हमें याद आ जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चौक पूरन, यानी कि यहाँ पर मांडला एक आर्ट है, उसी, और जैसे अपने यहाँ रंगोली बनाया जाता है, महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है, मांडला जो है वो राजस्थान में बनाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो
ज़मीन पर आर्ट बनाया जाता है, उसे हम चॉक पूरन के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। चौक पूरन का संबंध है। अभी-अभी हमने आपको बताया कि चौक पूरन का संबंध आपके अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश से संबंध है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 79 पर। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य साधन है। रेडियो है, अखबार है, टेली लीफलेट है या फिर टेलीविज़न है। तो आप कहेंगे दृश्य श्रव्य साधन पूछा जा रहा है। तो रेडियो सिर्फ और सिर्फ आपका श्रव्य है, अखबार दृश्य है, लीफलेट आपका दृश्य है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेलीविज़न की, तो ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। और दृश्य श्रव्य में अगर आपसे प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित पूछ लिया, तो भी आपको पता है कि ये क्या होता है, तो ये आपका प्रक्षेपित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80 पर। कह रहा है CFTRI का पूर्ण रूप है क्या है? सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि CFTRI इसका पूर्ण रूप क्या है? तो हम तो ये देख लेंगे कि CFTRI का पूर्ण रूप क्या है, लेकिन आप हमें इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर बता दीजिएगा। बात करें अगर हम CFTRI की, तो इसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 81 पर। केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? अगर आपको पता हो तो जो अभी-अभी आपने फुल फॉर्म देखा उसी का ये हिंदी रूपांतरण होता है। अर्थात CFTRI की स्थापना की बात की जा रही है, तो क्या ये 1945 में हुआ? क्या ये 1948 में हुआ? क्या ये 1950 में हुआ या फिर ये 1970 में हुआ? तो आप कहेंगे कि जो हमारा CFTRI है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है। और ये जो आपके ऊपर के 2 डेट और दिए गए हैं 1948 और 1945, क्या इनका ताल्लुकात आपके किसी संस्था से है? अगर है तो ज़रा एक बार बताना किसका है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। CFTRI का कार्य है, ये जो आपने CFTRI के बारे में पढ़ा, इसका कार्य क्या है? क्या खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में है? सस्ते एवं सुविधाजनक आहार बनाना, पौष्टिक आहार बनाना या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आपका CFTRI है, ये सारे इसके कार्य के क्षेत्र हैं। खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में है, सस्ते और सुविधाजनक आहार बनाना है, पौष्टिक आहार बनाना है, उपरोक्त सभी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। CFTRI द्वारा तैयार आहार है। CFTRI द्वारा तैयार आहार क्या है? बाल आहार है, माल्ट युक्त आहार है, बहुउद्देशीय आहार है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे कि जो CFTRI है, ये सारे आहार तैयार करती है। चाहे वो आपका बाल आहार हो, चाहे आपका माल्ट युक्त आहार हो, चाहे आपका बहुउद्देशीय आहार हो, ये तीनों को तैयार करने का कार्य करती है। इसमें जो पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, उनकी मात्रा आपकी अलग-अलग होती है, तो ज़रा एक बार क्लास ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक? बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 84 की, तो मनुष्य में अस्थायी दाँत की संख्या होती है कितनी? 20, 12, 28 या फिर 32? तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अस्थायी दाँत होते हैं, यानी कि दूध के दाँत होते हैं, वो कितने होते हैं? तो 20। तो ऐसे में आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, आप कहेंगे जो 12 है आपका, ये क्या है? ये 12 जो हैं आपके अस्थायी होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये आपके 20 अस्थायी हैं, ये गिरते हैं, गिरने के बाद गिरने के बाद ये पुनः निकलते हैं, जो कि अस्थायी दाँत होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में अस्थायी दाँतों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएँगे? गलती से भी 12 मत बताइएगा, आप 32 बताइएगा। ठीक?
कितने होते हैं? 32। ज़रा एक क्वेश्चन आप बताना, एक मनुष्य के मुँह में कितने दाँत कुल निकलते हैं? कुल कितने दाँत निकलते हैं? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका लास्ट मतलब पीवाईक्यू है। क्या ये 1 मई 2016 को हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था? 4 दिसंबर 2015 को हुआ था या फिर 4 दिसंबर 2007 को हुआ था? अच्छा, उज्ज्वला स्कीम से आपके दिमाग में एक बार वो सिलेंडर वाली बात आई होगी, जो महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया जा रहा था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़, मैंने वो क्वेश्चन भी रखा है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उज्ज्वला स्कीम के बारे में बोला जा रहा है। हालाँकि ये उज्ज्वला आपका गलत लिखा गया है, आधा-जा दोनों में रहेगा, ठीक? हिंदी के दृष्टि से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका टीआरई 4 होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि लेवल बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ भाषा पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये आपके व्याकरण की दृष्टि से उज्ज्वला गलत लिखा गया है। हालाँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम की, तो ये जो तस्करी हो रही थी, उससे संबंधित है। यानी कि जो महिला तस्करी को रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम को चलाया गया था। लेकिन ये चलाया कब गया था? तो ये 4 दिसंबर 2007 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ रखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? अब यहाँ पर आपसे उस सिलेंडर की बात हो रही है जो मुफ्त में लोगों को दी गई है। क्या ये 1 मई 2016 को शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ या फिर 4 दिसंबर 2015 या फिर 4 दिसंबर 2017 को शुरू हुई? तो आप कहेंगे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें सिलेंडर की बात की गई है, मुफ्त गैस लोगों को दिया गया है सिलेंडर, वो है आपका 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई। उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक? सिर्फ उज्ज्वला योजना आएगा तो तस्करी से संबंधित होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आएगा तब यहाँ पर हम सिलेंडर की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अर्नेस्ट एंजिल थे, कौन थे? क्या ये जर्मन अर्थशास्त्री थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे या फिर रूसी अर्थशास्त्री थे? तो इन्होंने क्या दिया था? उपभोग का नियम दिया था। इन्होंने जो उपभोग का नियम दिया था उसमें 5 मद की बात की थी। ये आपके कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो ये आपके जर्मन अर्थशास्त्री थे, ठीक? ये भूगोलवेत्ता नहीं थे, ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनसे संबंधित और भी क्वेश्चनों को हमने रखा है, तो बढ़ते हैं, बात करते हैं उन पर। उपभोग का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो आई थिंक ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया। मार्विन मुंडल ने परिवर्तन का वर्ग दिया था। कहाँ दिया था? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया था। कब दिया था? ये आप हमें एक बार बता दीजिएगा। बाकी इन्होंने जो परिवर्तन का वर्ग दिया था, वो 5 दिया था। ग्रास और कैंडल ने इसे सॉर्ट करके 3 कर दिया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अर्नेस्ट एंजिल ने उपभोग के नियम में तीसरे मद पर कितना प्रतिशत व्यय की बात की? अब तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया। क्या? कि तीसरा मद था क्या इनका? हम बात करें अगर तीसरे मद पर जो इन्होंने व्यय की बात की थी, 12% की थी, 18% की थी, 5% की थी, 50% की थी। तो आप कहेंगे कि अर्नेस्ट एंजिल ने उपभोग के नियम में जो तीसरे मद पर व्यय की बात की थी, वो 12% की थी। अब आप हमें बताएँगे कि वो मद क्या था, जिस पर इन्होंने 12%, इन्होंने ही नहीं, तीनों वर्ग, 3 वर्ग लिया था इन्होंने ना, तीनों वर्ग 12-12% खर्चा कर रहे थे, तीनों वर्ग 18-18% खर्चा कर रहे थे, तीनों वर्ग 5-5% खर्चा कर रहे थे। तो इन तीनों किस वर्ग पर सबने समान व्यय किया था, ज़रा हमें ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा है थ्योरी की क्लास तो कर पाएँगे, अदरवाइज़ हवा-हवाई में अगर पढ़े हैं, बस वही उपभोग का नियम रट लिए हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। उपभोग के नियम में सबसे अंतिम मद है, कौन-सा है? भोजन है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन है, मकान है या फिर वस्त्र है? तो आपने देखा था ना
कि उपभोग के नियम में जो सबसे अंतिम मद था, वो यही तो था, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, जिसमें सबसे जो आपका उच्च वर्ग था, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था। सबसे निम्न वर्ग जो था उस वो स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे सबसे कम खर्चा कर रहा था। इसी के विपरीत आपने देखा था भोजन पर। तो जो जो आपका सबसे निम्न वर्ग था, वो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा था। लेकिन जब हम बात कर रहे थे उच्च वर्ग की, तो वो सबसे कम व्यय कर रहा था। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अगर आपने अर्नेस्ट एंजेली के उपभोग का नियम पढ़ा है, तो कम से कम बीसों क्वेश्चन आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं घुमा-फिरा कर। ठीक? क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब लागू हुआ? आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो आपको दिक्कत आई थी। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था, यहाँ पर मैंने पूछा है लागू कब हुआ था। क्या 28 सितंबर 1929 को, 1 अप्रैल 1930 को, 2 दिसंबर 1932 को या फिर 5 सितंबर 1940 को? तो ये जो अधिनियम आपका आया था, ये आया तो था 1929 में, लेकिन लेकिन लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1930 को ये जो आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम आया था, ये लागू किया गया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं? हैजा को, तपेदिक को, पेचिस को, सॉरी, मलेरिया को या फिर पेचिस को? ठीक है। मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं? अच्छा, ये जो आपका यहाँ पर मृत्यु की कप्तान की बात हो रही है, इसका राइट आंसर तो आपका तपेदिक हो जाता है। क्षय रोग, जिसे हम यक्ष्मा के नाम से जानते हैं, टीबी कहते हैं, ये मृत्यु का कप्तान है। लेकिन आपने शायद कोई पीवाईक्यू देखा होगा जिसमें निमोनिया को भी कहा गया है। हालाँकि आप तपेदिक को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मेड्रिन एक प्रकार का कॉलर है। याद हो तो आपसे पूछा गया है मेड्रिन है, तो ये एक प्रकार का कॉलर है। ठीक? इसे और किस नाम से जाना जाता है? पर्शियन कॉलर, चाइनीज कॉलर, स्टैंड कॉलर या फिर उपरोक्त सभी? तो मेड्रिन आपका एक प्रकार का कॉलर है, जिसे आप पर्शियन कॉलर, चाइनीज कॉलर, स्टैंड कॉलर, इन सारे नामों से जानते हैं। इसी को हम परिवर्तनीय कॉलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना 10 नवंबर 1932 को कहाँ की गई थी? इसी से संबंधित आपका प्रश्न था। प्रश्न थोड़ा-सा आपका बदला था। तो जो लेडी इरविन कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1932 को हुई, लेकिन कहाँ हुई? मद्रास हुई, गुजरात हुई, पंजाब हुई या फिर दिल्ली हुई? तो आप जानते हैं ना कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई थी। ठीक? मैक्सिमम जो आपके स्थापना की किया गया था, अ, चाहे वो आपका डब्ल्यूएचओ हो, यूनिसेफ हो या आपका लेडी इरविन कॉलेज हो गया, तो इनके मैक्सिमम चीज़ों के जो हेडक्वार्टर हैं, वो आपको दिल्ली में ही मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। खड़ा होना किस प्रकार का प्रयास है? क्या ये मानसिक प्रयास है? क्या ये चक्षु प्रयास है, टॉर्सल प्रयास है या फिर पैडल प्रयास है? तो आप कहेंगे कि खड़ा होना तो पैडल प्रयास है, इसमें हम अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मानसिक प्रयास, यानी कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, तब ये आपका हो जाता है मानसिक प्रयास। चक्षु प्रयास क्या होता है? चक्षु प्रयास में आप जब खोजते हैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ देखते हैं, तो ये आपका चक्षु प्रयास होता है। टॉर्सल, टॉर्सल में आप झुकते हैं, मुड़ते हैं, ये आपका टॉर्सल होता है। पैडल यानी कि जब आप पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये आपका पैडल प्रयास होता है। और आपको पता है कि हम 5 प्रकार के प्रयास करते हैं। इसी में एक आपका आता है शारीरिक प्रयास, यानी कि जो आप घर के सारे कार्य कर रहे हैं, वो आपका शारीरिक प्रयास में आता है। बढ़ते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, मानसिक प्रयास है धकेलना, दौड़ना, बागवानी करना या फिर तर्क करना। तो अभी-अभी हमने बताया कि जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये सारा का सारा आपका मानसिक प्रयास के अंतर्गत आता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97। समस्त घरेलू कार्य करना है, क्या ये मानसिक प्रयास है? आप कहेंगे नहीं, ये तो जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, तब ये योजना बनाते हैं, तब ये हमारा मानसिक होता है। पद जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारा पद प्रयास होगा। चचु प्रयास जब हम चीज़ों को अपनी आँखों से खोजते हैं, तो ये आपका होता है चचु प्रयास। लेकिन जब हम घर के समस्त घरेलू कार्यों की बात करते हैं, खैर घर के समस्त घरेलू कार्य कोई बात नहीं, तो समस्त घरेलू कार्यों को हम शारीरिक प्रयास के अंतर्गत रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से जलन उत्पन्न करने वाला विष है? अफ़ीम है, मॉर्फिन है, धतूरा है या फिर कास्टिक सोडा है? तो आपने पढ़ा है जलन उत्पन्न करने वाले विष, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले विष, निद्राकारी विष, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो जलन उत्पन्न करने में आपका कास्टिक सोडा आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 99 पर। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाला विष है? भांग है, धतूरा है, मदिरा है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आहार नाल को हानि पहुँचाने वाला विष है? क्या ये संखिया है, पिसा हुआ सीसा है, विषैले एवं सड़े गले पदार्थ हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि हमारे आहार नाल को ये सारी चीज़ें हानि पहुँचाती हैं, चाहे वो आपका संखिया हो, पिसा हुआ सीसा हो, विषैले और सड़े गले पदार्थ हों, ये सारे के सारे हमारे आहार नाल को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। हमने शतक लगा लिया है, हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारे 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, जिनको हमें डिस्कस करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने इतना पढ़ा है इनके बारे में, इतना डिटेल में पढ़ा है। आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगली क्लास में आपके डाउट को लिया जाएगा। ठीक? चलिए और हाँ, जो डाउट आप देते हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं बस आपने कह दिया कि हमें इस चीज़ में डाउट है। डाउट क्या आ रहा है वो चीज़ आपको मेंशन होना चाहिए। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 101। मैकी ने निम्नलिखित में से कौन-सा साधनात्मक मूल्य नहीं बताया? मैकी ने 4 प्रकार के साधनात्मक मूल्य बताए, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्किल या फिर एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि इन्होंने पॉज़ दिया था। अब अगर हम पॉज़ से याद रखें तो फिर तो ठीक ही है। लेकिन इन्होंने ऑर्गेनाइज़िंग की बात नहीं की थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ऑर्डर की बात की थी। ठीक? मैकी के अनुसार जो साधनात्मक मूल्य में बताया था, इन्होंने प्लानिंग बताया, ऑर्डर बताया, स्किल बताया और एफिशिएंसी बताया था। इन्होंने ऑर्गेनाइज़िंग की बात नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है 102। नैतिकता किस प्रकार का मूल्य है? आंतरिक मूल्य है, आदर्शात्मक मूल्य है, तथ्यात्मक मूल्य है या फिर साधनात्मक मूल्य है? तो जो आपका लास्ट टाइम का क्वेश्चन था उसमें सुंदरता पूछा था, तो बस वहीं से मैंने खींच लिया है ये 3-4 क्वेश्चन कि जो नैतिकता है ये किस प्रकार के मूल्य में आता है? तो आप कहेंगे कि जो नैतिकता है ये हमारा आदर्शात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। वैज्ञानिक आविष्कार करना किस प्रकार के मूल्यों में आता है? क्या ये आंतरिक मूल्य है? क्या ये आदर्शात्मक मूल्य है? क्या ये तथ्यात्मक मूल्य है या फिर ये साधनात्मक मूल्य है? तो आप कहेंगे कि जो वैज्ञानिक आविष्कार है ये आपका तथ्यात्मक तथ्यों पर आधारित होता है। आदर्शात्मक जो आपके आदर्श आपके नैतिकता पर आधारित हो, आंतरिक जो आपके अंदर निहित होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 104। किस मूल्य को लक्ष्य मूल्य के नाम से जाना जाता है?
क्या वो आपका आंतरिक मूल्य है? क्या वो आपका आदर्शात्मक मूल्य है? क्या वो आपका तथ्यात्मक मूल्य है? या फिर वो आपका साधनात्मक मूल्य है? तो हम कहेंगे कि जो हमारे गोल वैल्यू होते हैं, यही हमारे साधनात्मक मूल्य ही तो होते हैं। साधनात्मक मूल्य को ही हम लक्ष्य मूल्य के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 105। पति-पत्नी का प्रेम, भाई-बहन का प्रेम, कला व संगीत के प्रति रुचि किस प्रकार के मूल्यों में शामिल है? क्या हम इनको आंतरिक मूल्य कह सकते हैं? क्या इनको हम आदर्शात्मक मूल्य कहेंगे? क्या हम इनको तथ्यात्मक मूल्य कहेंगे? या फिर हम इनको साधनात्मक मूल्य कहेंगे? तो आप कहेंगे कि चाहे पति-पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई-बहन का प्रेम हो या फिर आपका चाहे ये कला, संगीत इनके प्रति रुचि हो, सुंदरता हो, ये सारे के सारे आपके कहाँ आ जाते हैं? आंतरिक मूल्यों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्या कह रहा है? पैनक्रियाज, आपने नाम सुना है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के किस सेल से इंसुलिन का स्राव होता है? अगर मैं साधारण से शब्दों में पूछूं तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है बस? क्या अल्फा सेल से होता है, बीटा सेल से होता है, गामा सेल से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि जो इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के किस सेल से होता है? तो वो आपका बीटा सेल से होता है। अल्फा सेल से किसका स्राव होता है? तो आप कहेंगे ग्लूकागॉन का होता है। यही जब इंसुलिन सही मात्रा में स्रावित नहीं होती है या स्रावित नहीं होता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज भी आपने 3 प्रकार का पढ़ा था, ठीक? और एक और आपने पढ़ा था जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान होता है। पूछा जाता है कि स्त्रियों में कब डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप बताएँगे गर्भावस्था के दौरान, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। गर्भावस्था समाप्त होने के बाद ये मधुमेह जो होता है अपने आप ही खत्म हो जाता है, ये डायबिटीज जो है अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है। ग्लूकागॉन पैनक्रियाज के किस सेल से निकलता है? तो अभी-अभी हमने आपसे बताया कि जो ग्लूकागॉन है, वो कहाँ से निकलता है? तो ग्लूकागॉन आपका अल्फा सेल से निकलता है, जबकि आपने इंसुलिन देखा था, तो वो बीटा सेल से निकल रहा था, किसके? लैंगरहैंस की दीपिकाओं के। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा किसने दी थी? राउंट्री ने दी, बिगलो ने दी, ग्रास कैंडल ने दी या फिर निकिल और डॉर्सी ने दी? तो आपको पता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवधारणा दी गई थी वो राउंट्री के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पारिवारिक जीवन चक्र को संशोधित कर उसे 8 उप अवस्थाओं में विभाजित किया था। जो आपके राउंट्री महोदय हैं, इन्होंने क्या दिया था? अवधारणा दी थी। बाद में इसकी 8 उप अवस्थाओं में विभाजित करने का कार्य किसने किया? राउंट्री ने? आप कहेंगे नहीं। बिगलो ने? तो हाँ, यही बिगलो जो हैं, इन्होंने 8 उप अवस्थाएँ बताई थी। तो ज़रा हम एक बार उन आठों उप-अवस्थाओं को चेक कर लेते हैं कि हैं कौन-कौन से, ठीक? चलिए, हैं वो भी क्वेश्चन के ही फॉर्म में। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है प्रारंभिक अवस्था, समायोजन की अवस्था, विस्तृत अवस्था या फिर संकुचित अवस्था। तो आप कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ बताई गई थी, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। तो जो संकुचित अवस्था है इसी को हम खाली घोंसले के नाम से जानते हैं, जबकि जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है इसे समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम समायोजन की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि लड़की अलग परिवार से होती है, लड़का अलग परिवार से होता है। विवाह से पहले दोनों का रहन-सहन, खान-पान, उठना-बैठना सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो विवाह के बाद उनको समायोजन करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लड़के में परिवर्तन लाना पड़ता है, कुछ लड़कियों को परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे शादी से पहले वो मायके में देर तक सोती थी अपने, अब यहाँ पर जल्दी सोना पड़ेगा।
उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा नहीं, उठना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन होता है, मायके में आप खाना खा के थाली वहीं छोड़ दिए, लेकिन ससुराल में खाना आप खाएँगे, अपनी थाली धुलेंगे, लोगों की थाली भी लाकर धुलेंगे, ये सारे काम होते रहते हैं। कहने का मतलब कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो प्रथम अवस्था है, वो समायोजन की अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 111 है कि पारिवारिक जीवन चक्र के प्रारंभिक अवस्था की उप अवस्था नहीं है। शिशु आगमन, पालन-पोषण एवं पूर्व अवस्था, स्थापत्य काल या फिर उच्च विद्यालय। आप कहेंगे ये तीनों अवस्थाएँ हैं। प्रारंभिक जीवन चक्र की अगर हम प्रथम अवस्था की बात करते हैं, तो ये तीनों आ जाते हैं। इसी को हम स्थापत्य काल कहते हैं। इसी में आपका स्थापत्य काल आता है, शिशु आगमन होता है, बच्चों का पालन-पोषण होता है और स्कूल पूर्व की अवस्थाएँ भी इसी में शामिल हैं। लेकिन उच्च विद्यालय शिक्षा ये आपके विस्तृत अवस्था में आता है, अर्थात दूसरी अवस्था में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 112 है। प्रारंभिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था की उप अवस्था नहीं है। प्राथमिक विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, महाविद्यालय ये भी है, लेकिन स्थापत्य काल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रथम अवस्था में आ जाता है। कहाँ पर आता है? तो ये आपका प्रथम अवस्था में आ जाता है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की, 113 है, प्रारंभिक जीवन चक्र की तृतीय उप अवस्था है बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल, सेवानिवृत्त का काल या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है ना कि अगर अंतिम अवस्था की बात की जाएगी, तो अंतिम अवस्था में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल हो जाता है, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होता है, सेवानिवृत्त हो जाती है। इसी को हम खाली घोषला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिन 2 व्यक्तियों ने मिलकर परिवार की शुरुआत की थी, वही 2 व्यक्ति लास्ट में बचते हैं। और आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि विवाह से पहले हम अपने माता-पिता के परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन विवाह के बाद हमारा अपना परिवार हो जाता है, ठीक? और एक लड़का और एक लड़की विवाह नामक बंधन में बंध कर ही अपने परिवार का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 114 है, मेरिनो ऊन है प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या फिर चतुर्थ श्रेणी का? तो मेरिनो ऊन आपका प्रथम श्रेणी का होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115। मेरिनो है मतलब मेरिनो क्या है? भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, खरगोश है। आपको पता है कि मेरिनो क्या है? एक भेड़ होता है। और ये जो चारों जानवर लिखे हैं, ये चारों से हमें ऊन प्राप्त होता है। ऊन में ही हम स्कॉरिंग प्रोसेस करते हैं। इसी में हम स्कॉरिंग करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं। ये सारे प्रोसेस, शियरिंग प्रोसेस भी इसी में आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की, प्रथम श्रेणी की ऊन में सल्कों की संख्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है? तो आप कहेंगे कि प्रथम श्रेणी के ऊन में सल्कों की संख्या ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा सल्क होते हैं, उतना ज़्यादा आपके अच्छे वूल होते हैं, ऊन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। मेरिनो भेड़ पाया जाता है, कहाँ पर पाए जाते हैं? स्पेन में, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो ये मेरिनो भेड़ होता है, ये आपका स्पेन में पाया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ड्वाकरा। ड्वाकरा नाम आप सभी ने सुना है। ड्वाकरा का पूर्ण रूप है क्या? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, डेवलप वुमेन एंड चाइल्ड इन रेगुलर एक्शन, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एंड क्लैरिफिकेशन इन रूरल अप्रेजल। इनमें से कोई नहीं। आपने ड्वाकरा के बारे में पढ़ा होगा, इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर कब स्थापना हुई, कार्य क्या हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो जब हम बात करते हैं ड्वाकरा के पूर्ण रूप की, तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ठीक?
इसकी स्थापना कब हुई? यानी कि जब हम बात करते हैं ड्वाकरा की तो इसके साथ-साथ आप चाहे आपका आईसीडीएस हो, ड्वाकरा हो, चेतना हो, कपार्ट हो, फाओ हो, निप्सिड हो, यूनिसेफ हो, डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, आईएसओ हो, सबको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 119 ड्वाकरा जो कि अभी-अभी आपने देखा, इसमें ये जो सी दिया गया है, सी का क्या मतलब होता है? अभी जैसे मैंने यहाँ पर ड्वाकरा में सी निकाला, वैसे आपसे कपार्ट में सी निकाल सकता है, आप जो आपका यूनिसेफ है उसमें से निकाल सकता है, निप्सिड में से निकाल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। तो ड्वाकरा में सी का मतलब क्या है? क्राई, केयर, चिल्ड्रन, चॉइस। तो अभी-अभी आपने ऊपर ड्वाकरा का फुल फॉर्म देखा था, उसमें आपने चिल्ड्रन नाम पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यही आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है। ग्राम सेविका की शुरुआत कब हुई? ये जो आपका ड्वाकरा है, ड्वाकरा को ही शॉर्ट में हम ग्राम सेविका के नाम से जानते हैं और ये डेफ़िनेटली आपको पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। इसकी शुरुआत 1952 में हुई, 1950 में हुई, 1982 में हुई या फिर 1980 में हुई। तो इसकी शुरुआत 1900 आपके 82 में हुई थी। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 ड्वाकरा किसकी उपयोजना है? ड्वाकरा जो है, ये किसकी उपयोजना है? क्या चेतना की है, कपार्ट की है, आईआरडीपी की है या फिर आईसीडीएस की है? तो आप कहेंगे ये जो ड्वाकरा है हमारा, ये तो आईआरडीपी का उपयोजना है। अब आईआरडीपी का फुल फॉर्म आगे मैंने रखा है, लेकिन एक मेहरबानी करिएगा, कुछ नहीं तो चेतना, कपार्ट और आईसीडीएस इनका फुल फॉर्म ही बता दीजिएगा। अगर आप स्थापना, हेडक्वार्टर वगैरह बताने में बहुत तकलीफ होगी आपको, तो इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर कर दीजिएगा कि इनका फुल फॉर्म ज़रूर एक बार छाप दीजिएगा, ठीक? बाकी अगर हम ड्वाकरा की बात करते हैं, तो ड्वाकरा आपका आईआरडीपी का ही एक उपयोजना है। अगला क्वेश्चन है 122 है आपका यानी कि 122 है। आईआरडीपी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आईआरडीपी है, आई होप कि आपको फुल फॉर्म याद होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं मतलब 2 बार तो आपको थियरी में पढ़ाया है और ना जाने कितनी बार आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। तो आईआरडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी बार आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा बार आपको याद होता चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 ड्वाकरा का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? हम जिला स्तर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये परियोजना अधिकारी करता है? क्या ये सहायक परियोजना अधिकारी करता है? क्या ये महिला प्रसार पदाधिकारी करती हैं या फिर 2 ग्राम सेविका करती हैं? तो जब हम ड्वाकरा की बात करते हैं जिला स्तर पर कार्यान्वयन की, तो ये किया जाता है सहायक परियोजना अधिकारी के द्वारा, ठीक? ये प्रशासनिक ढाँचा में आपने पढ़ा था, ज़रा ये आपके जो परियोजना अधिकारी यानी कि जो आपका आईएएस ऑफ़िसर होता है, वो हो गया। महिला पदाधिकारी और 2 ग्राम सेविका किन-किन स्तरों पर कार्य करते हैं, ज़रा एक बार आप हमें बता दीजिएगा, ठीक? राज्य स्तर पर कौन कर रहा है? प्रखंड स्तर पर कौन कर रहा है? ग्राम स्तर पर कौन कर रहा है? बाकी जिला स्तर पर तो हमने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से कौन-सा विनियोग का तरीका है? एक्चुअली ये आपका पीवाईक्यू ही है, बस मैंने यहाँ पर वहाँ पर दिया था कौन नहीं है, मैंने उसको हटाकर कर दिया है कि कौन है। जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसी में आपका एक बटुआ था तो वो नहीं था, बाकी ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं विनियोग के तरीके होते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने 125 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है?
11 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को या फिर 19 नवंबर को। तो जो विश्व शौचालय दिवस है, वो तो हम मनाते हैं 19 नवंबर को और हमने आपको शायद कल भी इसके बारे में बताया था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, 19 नवंबर को। इसी दिन हम पुरुष दिवस भी मनाते हैं। 11 दिसंबर आप सभी को पता है कि हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? इम्पोर्टेंट है, ज़रा बताएँगे आप कि 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? बाकी ये हमारा 125 का जो सीरीज़ था पूरा हो गया। आई थिंक ये जो हम 2 पार्ट में कर लेते हैं ये बेटर होता है, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाती हैं और आपको पता है कि प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम एक ही दिन में अपनी क्लास को पूरा कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आज हमने अपने मॉडल पेपर 4 को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन निकाले हैं, सारे आपको समझ में आए होंगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको बिल्कुल नया लगा होगा। क्योंकि ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने, सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा है। आप अपना कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखेंगे, तो आप सोते-सोते भी सोते-सोते एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब भी आप 70 से 80 क्वेश्चन कर ही डालेंगे। लेकिन बाकी के क्वेश्चन करने के लिए आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, बार-बार करना होगा, ठीक? तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में क्वेश्चन तो बहुत नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो 10-12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो आप आंसर देंगे। कल मैंने देखा था एक एक कमेंट मतलब एक लोगों ने कमेंट किया था, आई थिंक 10-12 कमेंट उनका अकेले का था, तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप में से कम 10 ही लोग ऐसे ही कमेंट कर दें, तब भी मेरा मतलब मेरी मेहनत सफल हो जाए। हालाँकि फिर भी अगर 1-2 लोग भी कमेंट करते हैं, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं इसे आपका प्यार और कह सकते हैं कि आपका प्यार है ये, जो आप इतना कमेंट कर देते हैं एक साथ में। वैसे मैंने आपसे उम्मीद की थी कि आप 60 कमेंट पहुँचा देंगे कम से कम, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जब आपको लगे कि हाँ, कमेंट करना चाहिए तभी कर दीजिएगा। बाकी कल की जो आपकी क्लास होगी मैं अभी आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम हमने ब्लड का टॉपिक कंप्लीट किया था, है ना? तो उससे संबंधित हमें प्रश्नों को डिस्कस करना है। तो मान के चलिए कल भी आपका प्रैक्टिस सेशन ही होने वाला है, बट कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड के टॉपिक को इंक्लूड किया है, ब्लड के ही क्वेश्चनों को रखा है, क्योंकि हमने हाल-फिलहाल में वही पढ़ा ही है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा आपको, कल के लिए आप तैयार हो रहे होंगे, ठीक? क्योंकि जो चीज़ें हम थियरी में पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग हम प्रैक्टिस सेट में करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कल जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे यानी कि ये जो आपका फिजियोलॉजी का ब्लड का टॉपिक है उसको कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक बड़ा-सा टॉपिक आने वाला है जिसको हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक उसमें भी आपको 4 से 5 क्लासेस लगेंगी। लंबा टॉपिक है, चीज़ें उसमें काफ़ी पढ़नी होती हैं। तो आई थिंक कि आप पेशेंसफुली चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक? चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी? और आपका आपने कहा भी था कि क्विज़ नहीं हो पा रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्विज़ के लिए थोड़ा-सा क्या हो रहा है, थोड़ी-सी समस्या हो रही है, बट कोई नहीं, आपकी क्विज़ मिल जाएगी आपको। अभी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट कोई नहीं, धीरे-धीरे आपको मिलने लगेगी। कल भी मैंने आपको क्विज़ दिया था, तो आई थिंक 10 क्वेश्चन की क्विज़ आपको दी थी। अगर आपको अभी नहीं मतलब क्विज़ मिल पा रहा है, तो आप पिछली क्विज़ कर डालिए। हालाँकि आपको डेली मिलेंगे और मिलते भी हैं, कभी-कभार नहीं मिल पाता है, तो आपको प्रैक्टिस वहाँ से करते रहना है। बाकी रिवीज़न वगैरह तो करेंगे तभी आपका हो पाएगा। चलिए फिर आज के लिए यहीं रखते हैं और इतना प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करिए, ठीक? क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।